हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो आज हमारा टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन। तो हम आज क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इन्फॉर्क्शन, इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन कॉमनली कॉल्ड ए हार्ट अटैक। हम जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन वही होता है। Happens when the blood flow to a part of the heart muscle is suddenly blocked. ये कब होता है? जब किसी भी हार्ट मसल के एक पार्ट में जो ब्लड फ्लो होता है वो सडनली ब्लॉक्ड हो जाता है. Now this stops oxygen from reaching the heart, which can damage or even kill part of the heart muscle. क्या होता है? इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे हार्ट मसल के किसी एक पार्ट में ब्लड ना पहुंचने की वजह से ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से वहां पे हार्ट मसल में डैमेज, इवन हार्ट टिश्यू की डेथ भी हो सकती है. Now, this blockage is usually caused by a blood clot forming over a fatty deposit in the coronary arteries. If not treated quickly, the damage can become permanent and life-threatening. तो ये मेनली किस रीजन की वजह से होता है? जो कॉर्नरी आर्टरी है. अब कॉर्नरी आर्टरी क्या है? कॉर्नरी आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है. तो कॉरोनरी आर्टरी में कोई भी ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाती है, वो फैटी डिपॉजिट की वजह से प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है एंड ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होती है, जिस वजह से ब्लॉकेज हो जाती है कॉरोनरी आर्टरी में एंड ब्लड फ्लो रिड्यूस और कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाती है. और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है अगर ये प्रॉपर टाइम पे ट्रीट ना हुआ हो तो. Now हम definition देख लेते हैं. Myocardial infarction, commonly known as a heart attack, is a condition where blood flow to a portion of the heart is severely reduced or completely blocked, causing damage to the heart muscle due to insufficient oxygen supply. अब हम इसके टाइप देख लेते हैं. टाइप में मेनली दो टाइप होता है, एक तो एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन और एक नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन. ना एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन क्या है? इसमें अ कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ अ कोरोनरी आर्टरी एविडेंट बाय एसटी सेगमेंट एलिवेशन ऑन एन ईसीजी. तो ये क्या है? कोरोनरी आर्टरी का कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है तब. और ये हमें कैसे पता चलता है? ईसीजी में जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेटेड रहेगा ना. और नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन क्या है? अ पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ ए कोरोनरी आर्टरी. देयर इज नो एसटी सेगमेंट एलिवेशन बट पॉजिटिव कार्डियक बायोमार्कर्स. तो क्या होता है, यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में पार्शियल ब्लॉकेज होता है तो एसटी सेगमेंट एलिवेट नहीं होगा, पर जो कार्डियक बायोमार्कर्स है वो पॉजिटिव होगा, मतलब वो एलिवेटेड होगा. नाउ यहाँ पे हम क्या देखेंगे? लेफ्ट साइड में क्या है? हमारे जो ईसीजी में वेव होती है PQRST, ये हमारी वेव्स होती है. नाउ राइट साइड में हम देख सकते हैं कि अगर एसटी सेगमेंट एलिवेट होता है तो वो कैसा दिखता है. और ये कब होता है? जब कोरोनरी आर्टरी का कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है. नाउ हम इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स देख लें. सबसे मेन एंड कॉमन जो कॉज है, जो मैक्सिमम हार्ट अटैक पेशेंट में देखा जाता है, वो है एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस है प्लेक फॉर्मेशन इन द कोरोनरी आर्टरी, जिस वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है एंड हार्ट अटैक आ सकता है पेशेंट को. इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म मतलब नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी. थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है. थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या है? कोई भी थ्रोम्बस और क्लॉट जो बॉडी के किसी और पार्ट में था एंड वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके हमारे कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज कर दिया. इसके अलावा सीवियर हाइपोटेंशन और शॉक की वजह से भी कार्डियक मसल में हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है. ड्रग अब्यूज हो सकता है. कोरोनरी आर्टरी डाइसेक्शन, प्रीवियस कोई सर्जरी में अगर हमने कोरोनरी आर्टरी डाइसेक्शन करा है उस वजह से भी हो सकता है. टोबैको स्मोकिंग. टोबैको स्मोकिंग क्यों? क्योंकि टोबैको स्मोकिंग की वजह से बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है. हाइपरटेंशन हो सकता है. ओबेसिटी, ओबेसिटी में भी फैट, ब्लड में फैट का लेवल ज्यादा होता है जो क्लॉट फॉर्म कर सकता है. स्ट्रेस हो गया. एल्कोहल,
एज, जेंडर, जेंडर में फीमेल से ज्यादा मेल में देखा जाता है, डायबिटीज पेशेंट, हाइपरलिपिडेमिया, फैमिली हिस्ट्री ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज और क्रोनिक किडनी डिजीज। नाउ हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होता है? जो साइन एंड सिम्टम्स होता है। अब इसको हम सिस्टम वाइज देखेंगे। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सबसे क्या है, सबसे मेन कॉमन साइन जो देखा जाता है हार्ट अटैक पेशेंट में, चेस्ट पेन होता है, जो हम एंजाइना भी बोलते हैं। अब ये किस टाइप का पेन होता है? ऑफन क्रशिंग और प्रेशर लाइक पेन फील होता है, एंड जो रेडिएट्स टू आर्म, नेक और जॉ। मेनली लेफ्ट साइड में ये रेडिएट होता है, आर्म, नेक एंड जॉ की तरफ। पेशेंट को पैल्पिटेशन फील होगा, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन हो सकता है। रेस्पिरेटरी में क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसको हम डिस्निया भी बोलते हैं। पल्मोनरी एडिमा होगा पेशेंट को, जीआई में नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील होगा। नर्वस सिस्टम में डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस, सिंकोप, सिंकोप क्या? फेंटिंग। इसके अलावा जनरल सिम्टम्स में डायफोरेसिस मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग, फटीग और वीकनेस, एंजाइटी और फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम। फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम क्या है? डिस्ट्रेसिंग सेंसेशंस दैट समटाइम टेरिबल इज अबाउट टू हैपन। ठीक है, कि हमारा एक डिस्ट्रेसिंग सेंसेशन है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब कॉम्प्लिकेशंस, अगर हम जो हार्ट अटैक है और एमआई है, इसको अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना करें तो जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है वो क्या क्या है? एरिथमियास हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है पेशेंट को, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, रप्चर, कार्डियक एनोरिज्म, पेरिकार्डाइटिस। अब हम डायग्नोस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पेशेंट्स की प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, रिस्क फैक्टर की एंड बाकी चीजों की, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्ट कॉज क्या है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, क्यों? इससे हमें साइन एंड सिम्टम्स का पता चलेगा। कार्डियक बायोमार्कर्स, इसमें क्या है? एलिवेटेड ट्रोपोनिन्स, आईएनटी। ट्रोपोनिन्स जो है कार्डियक जो बायोमार्कर में, जो ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी है, ये क्या होता है? जब कोई हार्ट अटैक होता है उसके 4 से 6 घंटे में ये दोनों रिलीज होता है, एंड ये अप टू 2 वीक तक एलिवेटेड रहता है। इसके अलावा एलिवेटेड सीकेएमबी, ये भी 4 to 6 आवर्स में एलिवेशन होता है, एंड 2 to 3 डेज में ये नॉर्मल हो जाता है। ना ईसीजी देखेंगे, ईसीजी में एसटी सेगमेंट का एलिवेशन होगा, टीओएफ इन्वर्शन, पैथोलॉजिक और वाइट क्यूएफ होगा। ना इसके अलावा एमआरआई करेंगे, उसमें कार्डियक जो टिश्यू है उसकी इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी से हमें क्या पता चलेगा? एंजियोग्राफी के थ्रू जो कॉर्नरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं, कोई नैरोइंग स्पाज्म है कि नहीं, वो पता चलेगा। इसके अलावा अदर टेस्ट में क्या है? चेस्ट एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे में हमें पल्मोनरी एडिमा दिखेगा, सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, कोआगुलेशन स्टडीज करेंगे। नाउ हम क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। नाउ मैनेजमेंट को हम 3 to 4 टाइप में डिवाइडेड कर लेते हैं। एक तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है, जिसमें हम मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करते हैं। इसके अलावा नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस हो गया, एंड देन हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट की कोई सर्जरी के थ्रू हम उस कंडीशन को ठीक करें, एंड देन लास्ट नर्सिंग मैनेजमेंट, जो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अलग से क्वेश्चन भी कभी कभी होता है, किसी डिजीज कंडीशन को उठा के बोलते हैं कि इसका प्रॉपर नर्सिंग मैनेजमेंट लिखो, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल थेरेपी और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसमें हम क्या क्या मेडिसिन देंगे। सबसे पहले एंटी प्लेटलेट्स एजेंट्स देंगे, ये क्या करता है? ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में प्रिवेंट करता है। इसके बाद हम देंगे एंटी कोआगुलेंट्स, एंटी कोआगुलेंट्स का भी सेम काम होता है, इसमें भी सेम हमारा ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में प्रिवेंट करता है। थ्रोम्बोलाइटिक्स देंगे, बट थ्रोम्बोलाइटिक्स तभी देंगे जब कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉकेज है एंड एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है। बीटा ब्लॉकर्स देंगे, बीटा ब्लॉकर्स क्यों देंगे हम? एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन से। नाइट्रेट्स, जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन है, ये हम देते हैं, ये वैसोडाइलेटर्स है, जो वेसल्स को डायलेट करता है ताकि प्रॉपर ब्लड फ्लो हो सके। फिर एसी इनिबिटर देंगे, एसी इनिबिटर भी एंटी हाइपरटेंसिव है।
फिर हम देखिए स्टैटिन। स्टैटिन्स क्यों देते हैं? जो लिपिड लेवल है, जो फैट है ब्लड में, उसको नॉर्मल करने के लिए, उसका लेवल कम करने के लिए हम स्टैटिन्स देते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे? काउंसलिंग एंड एजुकेशन ऑफ द पेशेंट्स। लाइफस्टाइल मेजर में एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे हम पेशेंट को, स्मोकिंग सिसेशन करने के लिए बोलेंगे, अवॉइड अल्कोहल इनटेक, डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन। नाउ सर्जिकल मैनेजमेंट, इसमें क्या है? परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। अब परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे? बलून एंजियोप्लास्टी विद और विदाउट स्टंटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, एक जब हम एंजियोग्राफी करेंगे तो उसी के टाइम पे हम उसमें एक बलून एंड स्टंट को लेके जाएंगे, एंड जहां पे हमें दिखेगा कि कॉर्नरी आर्टरी स्पॉज़म और नैरोइंग है, उस जगह पे हम बलून को इन्फ्लेट करेंगे ताकि वो स्टंट भी इन्फ्लेट हो जाए। फिर हम कैथीटर को रिमूव कर देंगे एंड बलून को रिमूव कर देंगे, बट वो स्टंट अंदर ही रहेगा। वो क्या करेगा? जो हमारा कॉर्नरी आर्टरी को डायलेट करके रखेगा ताकि प्रॉपर ब्लड फ्लो हो सके। इसके अलावा हम कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करेंगे। इम्प्लांटेबल डिवाइसेस, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर फॉर एरिथमियास। अगर जैसे कॉम्प्लिकेशन में देखा हमें एरिथमियास है पेशेंट को, उस टाइम पे हम ये यूज करेंगे। नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट पे क्या करेंगे? पहले तो पेशेंट असेसमेंट करेंगे, मॉनिटर वाइटल साइन ईसीजी, एसेस पेन लेवल एंड ऑक्सीजनेशन, देन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या करेंगे? एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। जो भी डॉक्टर मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करेंगे वो हम एडमिनिस्टर करेंगे। प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, अगर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम है तो हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। एनकरेज रेस्ट एंड ग्रेजुअल मोबिलाइजेशन। नाउ हम एनसीपी देखेंगे। अगर पेपर में नर्सिंग मैनेजमेंट आए और मैनेजमेंट आए जिसमें हम नर्सिंग मैनेजमेंट लिख रहे हैं, तो हमें नंदा डायग्नोस के अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर एनसीपी लिखना होता है। मैं सजेस्ट करूंगी एटलीस्ट 3 एनसीपी हम देंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट। ये जरूरी होता है क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे 3 एनसीपी का एग्जाम्पल दिया है, इसके नीचे आपको इंटरवेंशन भी लिखना है। तो पहला क्या है? इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द एल्वियोलाई ड्यू टू कार्डियक insufficiency as evidenced by dyspnea, SpO2 less than 90%, increased respiratory rate. Second क्या है? acute pain related to myocardial tissue ischemia as evidenced by verbal report of chest pain, restlessness, facial grimacing. हमारा थर्ड एनसीपी क्या है? डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इम्पेयर्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एज एविडेंस्ड बाय हाइपोटेंशन, वीक पेरिफेरल पल्सेस, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। थैंक यू क्लास, आज का टॉपिक इतना ही था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको अगर किसी और टॉपिक पे कोई भी, अगर दूसरे टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आगे वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।